कहानी की शुरुआत में हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो हाथ में घंटी लेकर पूरे कस्बे में घूमने निकल पड़ता है और जोर जोर से सभी लोगों को घर लौटने की चेतावनी देने लगता है। रेस्टोरेंट में बैठे लोग खाना भी पूरा नहीं खा पाते थे क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही सभी दुकानों और होटलों को बंद कर दिया जाता था। ऐसा लगता था मानो यहाँ के लोग रात में घरों के अंदर कैद होकर रहने के आदी हो चुके हों। हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर देता था और खिड़कियों पर एक रहस्यमयी ताबीज टांग देता था। आखिर रात में ऐसा क्या होता था जिससे पूरे शहर के लोग इतने डरे हुए थे? इसका जवाब आपको आगे पता चलेगा। उसी रात एक आदमी शराब के नशे में बार में बेहोश पड़ा रहता है। उसके घर वाले देर तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मजबूरी में घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। इसी बीच ऊपर कमरे में अकेली बैठी उसकी छोटी बेटी को खिड़की के बाहर से अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। मासूम बच्ची बिना कुछ सोचे समझे खिड़की खोल देती है। तभी उसकी माँ ऊपर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगली सुबह जब वह शराबी अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी लोग जमा हैं। तभी पुलिस चीफ गुस्से में घर से बाहर निकलता है और उसे देखते ही कहता है, तू एक गैर जिम्मेदार बाप है। इतना कहकर वह उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर अपनी बेटी की बेरहमी से मारी गई लाश देखकर वह आदमी वहीं टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे शहर की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसके बाद पुलिस चीफ कमरे से बाहर आता है और दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा ताबीज उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर वह शहर के किनारे बने कॉलोनी हाउस पहुंचता है जहां कई बेघर लोग रहते थे। वहीं उसका बेटा एरिक भी रहता था, लेकिन बाप बेटे के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। पुलिस चीफ एरिक से पिछली रात मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में चलने के लिए कहता है, लेकिन एरिक साफ मना कर देता है और कहता है कि वह बहुत व्यस्त है। इधर कहानी में एंट्री होती है जिम की, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मोटरहोम में बैठकर छुट्टियां मनाने के लिए लेक ऑफ द वुड्स जा रहा था। पूरा परिवार इस सफर को लेकर बेहद खुश था, लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है जिसने उनकी पूरी राह रोक दी। जिम अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जिम पेड़ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन चारों मिलकर भी उस भारी पेड़ को हिला नहीं पाते। तभी अचानक एक कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। देखते ही देखते वहां ढेर सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और उनके सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। ये देखकर जिम की पत्नी घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकलने के लिए कहती है। जिम भी ज्यादा देर नहीं करता और गाड़ी स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर शुरू होने वाला है। जिम पहले दूसरा रास्ता पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन यह इलाका इतना सुनसान था कि मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मजबूरी में वह दूसरी सड़क से आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद एक अजीब से छोटे शहर में पहुंच जाता है। सड़क के किनारे खड़ी ढेर सारी टूटी फूटी और छोड़ी गई गाड़ियां देखकर ही माहौल डरावना लगने लगता है। उसी समय शहर के लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल थे। तभी उनकी नजर जिम की मोटर होम पर पड़ती है और सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह देखकर पुलिस चीफ मन ही मन परेशान हो जाता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, जैसा हमेशा करते आए हो वैसा ही करना, किसी से कुछ मत कहना। इधर जिम गाड़ी से उतरकर लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उससे ऐसे बचकर निकल जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आखिर में सिर्फ पुलिस चीफ उसके पास आता है और कहता है कि इस सड़क पर सीधे चलते रहो, तुम्हें दोबारा हाईवे मिल जाएगा। जिम को इस शहर के लोग काफी अजीब लगते हैं, इसलिए वह बिना समय गंवाए वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उससे भी ज्यादा डरावनी चीज उसका इंतजार कर रही है। जिम अपनी फैमिली के साथ शहर की इकलौती सड़क पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसका प्लान शहर पार करके सीधे हाईवे पर पहुंचने का था, लेकिन काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद वह हैरान रह जाता है क्योंकि वह फिर से उसी शहर में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने कहीं गलत मोड़ ले लिया होगा। वह गाड़ी रोककर दोबारा लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई उससे बात नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है कि शायद गलती से कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया होगा, इसलिए इस बार जिम पूरी सावधानी से सिर्फ सीधी सड़क पर गाड़ी चलाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुछ देर बाद वे फिर से उसी शहर में पहुंच जाते हैं। अब जिम के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत गाड़ी घुमाकर उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करता है। उधर शहर का पुलिस चीफ जैसे पहले से ही यह सब जानता था। वह अपने साथी से कहता है, अब तैयारी करने का समय आ गया है। इधर जिम की पत्नी अभी भी यही मान रही थी कि शायद जिम से कोई मोड़ छूट गया होगा। तभी अचानक सामने से एक कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आती दिखाई देती है। जिम उसे बचाने के लिए तुरंत गाड़ी मोड़ देता है, लेकिन मोटर होम सड़क छोड़कर सीधे किनारे जाकर टकरा जाती है। काफी देर बाद जिम को होश आता है। वह देखता है कि एक बड़ी पेड़ की टहनी उसके शरीर में फंस गई है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह घबराकर अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज लगाने लगता है। तभी सिर्फ उसकी बेटी जूली जवाब देती है। ये सुनकर जिम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह मन ही मन दुआ करने लगता है कि कोई जल्दी उनकी मदद के लिए आ जाए। दूसरी तरफ दूसरी कार का हाल थोड़ा बेहतर था। उसका ड्राइवर किसी तरह लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है
और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उधर पुलिस चीफ अपने साथी के साथ सड़क पर बैरिकेड लगा रहा होता है। वे हमेशा बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए यही तरीका अपनाते थे। तभी उन्हें सामने से घायल ड्राइवर आता दिखाई देता है। उससे उन्हें पता चलता है कि आगे भयानक एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस चीफ तुरंत अपने साथी से कहता है कि घायल आदमी को शहर के क्लिनिक ले जाओ, जबकि वह खुद बिना समय गंवाए एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। सबसे पहले उसकी नजर दूसरी कार पर पड़ती है। अंदर एक और आदमी बैठा होता है। उसकी हालत देखकर पुलिस चीफ समझ जाता है कि उसने कोई नशे की दवा ली हुई है, इसलिए वह उसे बाहर निकालकर गाड़ी के सहारे बैठा देता है और बाकी लोगों का इंतजार करने को कहता है। इसके बाद वह जिम की मोटर होम के पास पहुंचता है। पूरे परिवार की हालत देखने के बाद वह खुद गाड़ी के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इधर पुलिस चीफ का साथी घायल ड्राइवर को क्लिनिक पहुंचाकर डॉक्टर को साथ लेकर वापस निकलता है। रास्ते में उन्हें पुलिस चीफ का बेटा एरिक मिल जाता है। वह उससे कहता है, तुम्हारे पापा जंगल में लोगों की जान बचा रहे हैं, जल्दी चलो, उन्हें मदद की जरूरत है। शुरुआत में एरिक मना करता है, लेकिन जैसे ही उसे याद दिलाया जाता है कि अंधेरा होने वाला है, वह तुरंत उनके साथ पिकअप में बैठ जाता है। कुछ ही देर में सभी लोग एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जेड के घावों का इलाज करता है। इसके बाद सभी लोग जिम की मोटर होम की तरफ जाते हैं। तब तक जिम की पत्नी और बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे बुरी तरह डरी हुई थी। सबसे बड़ी परेशानी जिम का बेटा था। उसकी टांग मेज के नुकीले हिस्से में बुरी तरह फंस गई थी। हालांकि उसकी जान फिलहाल खतरे में नहीं थी, लेकिन उसे तुरंत वहां से निकालना भी संभव नहीं था। पुलिस चीफ समझ जाता है कि अगर वे लोग रात में जंगल में फंस गए तो उनका बचना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए वह फैसला करता है कि पहले जिम की पत्नी और बेटी को शहर भेज दिया जाए, लेकिन जिम और उसका परिवार साफ मना कर देता है। उनका कहना था कि वे किसी भी हालत में अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिरकार पुलिस चीफ समझौता कर लेता है। वह जिम को उसके बेटे के साथ वहीं रहने देता है, जबकि उसकी कमजोर हालत में पत्नी और बेटी को अपने साथी के साथ शहर भेज देता है। जब बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो पुलिस चीफ की नजर धीरे धीरे अंधेरे होते आसमान पर जाती है। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास सुबह शराबी के घर से मिला हुआ ताबीज अभी भी मौजूद है। पुलिस चीफ सुबह शराबी के घर से मिला हुआ ताबीज बड़ी सावधानी से मोटर होम की खिड़की पर टांग देता है। ये देखकर जिम हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि यह क्या है। पुलिस चीफ कहता है, यह ताबीज इस गाड़ी की रक्षा करेगा। इधर पुलिस चीफ का साथी जिम की पत्नी, बेटी और जेड को लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह सुबह लगाया हुआ बैरिकेड हटाना ही भूल गया था। अब तक अंधेरा भी होने लगा था। मजबूरी में सभी लोग पास बने कॉलोनी हाउस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर मोटर होम के अंदर पुलिस चीफ सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देता है। तभी जंगल के अंदर से कुछ रहस्यमयी परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वे इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। जिम को लगता है कि शायद मदद आ गई है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पुलिस चीफ उसे जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, दरवाजा मत खोलना, ये इंसान नहीं है। अगर दरवाजा खुल गया तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो जाती है। तब जाकर पुलिस चीफ जिम को छोड़ता है, लेकिन जिम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाहर क्या था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ का साथी जिम की पत्नी, बेटी और जेड को लेकर भाग रहा होता है। तभी जेड अचानक गिर पड़ता है। साथी उसे सहारा देकर किसी तरह आगे बढ़ाता है। काफी मुश्किल के बाद वे लोग कॉलोनी हाउस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर रहने वाले लोग डर के मारे दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। एरिक की गर्लफ्रेंड जबरदस्ती दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन एक आदमी बंदूक दिखाकर उसे रोक देता है। तभी डोना वहां पहुंचती है और जोर से कहती है, हम इन्हें मरने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकते। उसी समय बाहर खड़े लोग देखते हैं कि कुछ अजीब चेहरे वाले लोग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। जिम की बेटी उन्हें देखकर कहती है, अरे वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। वह उसके पास जाने ही वाली होती है कि पुलिस चीफ का साथी उसे तुरंत पीछे खींच लेता है। इतने में दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग जान बचाकर अंदर भाग जाते हैं। अंदर पहुंचते ही डोना देखती है कि कुछ नए लोग आए हैं। वह तुरंत सबको जमीन पर लेटने के लिए कहती है। जेड तो खुद ही जमीन पर लेट जाता है, जबकि जिम की पत्नी और बेटी के हाथ बांध दिए जाते हैं। साफ था कि उनका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद डोना जिम की पत्नी को एक अलग कमरे में ले जाती है। यह पक्का करने के बाद कि उसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं है, वह उसके हाथ खोल देती है और कहती है कि यहाँ आने वाले हर नए इंसान के साथ यही किया जाता है। इसके बाद डोना उसे इस रहस्यमयी शहर की पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। उधर मोटर होम में बैठा जिम भी पुलिस चीफ से पूछता है कि आखिर बाहर मौजूद वे चीजें क्या हैं। हालांकि अब उन्होंने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी आहट अब भी मोटर होम के आसपास सुनाई दे रही थी। इसी बीच डॉक्टर घबराने लगता है। उसे डर था कि कहीं खिड़की पर टंगा ताबीज गिर न जाए। वह उसे देखने के लिए उठने लगता है,
है, लेकिन पुलिस चीफ तुरंत उसे रोक देता है और कहता है उनकी बातों में मत आना, कोई बेवकूफी मत करना। काफी देर बाद डॉक्टर खुद को संभाल लेता है। तब पुलिस चीफ उससे कहता है कि बाहर क्या हो रहा है, उसकी चिंता छोड़ो और अपना पूरा ध्यान बच्चे के इलाज पर लगाओ। डॉक्टर भी उसकी बात मान लेता है। जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है तो वह जिम के बेटे की टांग में फंसा लकड़ी का टुकड़ा निकालना शुरू कर देता है। इधर डोना जिम की पत्नी को अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि 3 साल पहले वह भी अपनी बहन के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में उन्हें भी सड़क पर गिरा हुआ वही बड़ा पेड़ मिला था। डोना बताती है कि उनकी किस्मत जिम के परिवार से भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि जब वे इस शहर में पहुंचे थे तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को उन राक्षसों के हाथों बेहद दर्दनाक मौत मरते देखा था। किसी तरह वह खुद झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। उस घटना के बाद डोना ने ही कॉलोनी हाउस की जिम्मेदारी संभाली और तब से वह उन सभी बाहरी लोगों को यहाँ शरण देती है जो इस रहस्यमयी शहर में फंस जाते हैं। जहाँ तक उन राक्षसों की बात है तो उनकी असली सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ तक कि शहर का पादरी भी उनके बारे में कुछ नहीं बता सका। लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि अगर रात होने से पहले दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी जाएं और खिड़की पर ताबीज टांग दिया जाए तो वे राक्षस अंदर नहीं आ सकते। जिम की पत्नी यह सब सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती। उसे लग रहा था जैसे कोई डरावनी कहानी सुनाई जा रही हो, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जो कुछ होने वाला है वह उसकी सोच पूरी तरह बदल देगा। अगली सुबह पूरा परिवार दोबारा एक दूसरे से मिलता है। चारों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि पिछली रात उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। इसके बाद जिम के परिवार को कुछ समय के लिए कॉलोनी हाउस में रहने की जगह दे दी जाती है। इसी दौरान ईथन की नजर खिड़की के बाहर खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और यहीं से साफ हो जाता है कि जिम के परिवार का असली दुःस्वप्न अभी बस शुरू हुआ है। उधर पुलिस चीफ का साथी केनी पिछली रात जिम के परिवार को कॉलोनी हाउस छोड़ने के बाद अपने पिता के पास क्लिनिक वापस नहीं जा पाया था। उसके पिता अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रहे थे। अगली सुबह जैसे ही केनी क्लिनिक पहुंचता है वह देखता है कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और खिड़की पर लगा ताबीज भी नीचे गिरा पड़ा है। यह देखकर उसे तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हो जाता है। वह अंदर भागता है और देखता है कि पूरा क्लिनिक तहस नहस पड़ा है। अंदर नर्स और उसके पिता दोनों की लाशें पड़ी होती हैं। अपने पिता की लाश को देखकर केनी वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है। जब केनी एक्सीडेंट में घायल ड्राइवर को क्लिनिक छोड़कर जिम के परिवार की मदद के लिए चला गया था, तब क्लिनिक में सिर्फ एक नर्स बची थी। उसे केनी के पिता की देखभाल करनी थी, इसलिए उसने शहर की रहने वाली सारा को मदद के लिए बुला लिया। लेकिन देखने में मासूम लगने वाली सारा असल में एक खतरनाक मानसिक रोगी थी। उसने बिना किसी वजह के घायल ड्राइवर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। लेकिन अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर नर्स जब केनी के पिता को संभाल रही थी तभी उसने देखा कि क्लिनिक का दरवाजा खुल चुका है और मुस्कुराते हुए वे राक्षस अंदर दाखिल हो रहे थे। असल में यह सब सारा की वजह से हुआ था। उधर सारा अपने घर में बैठी लगातार अपने भाई से माफी मांग रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे उस घायल आदमी को नहीं मारना चाहिए था और क्लिनिक का दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए था। सच कहें तो कई बार इंसान की हैवानियत भी राक्षसों से ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरी तरफ केनी अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। वह जंगल में जाकर अपने पिता की याद में उनकी पसंद की लकड़ी की निशानी बनाने लगता है। पुलिस चीफ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केनी के दिल में अब सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। वह कहता है, ये राक्षस कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि हम इस शहर से कहीं भाग नहीं सकते। यहीं से केनी के मन में उन राक्षसों से लड़ने का विचार जन्म लेने लगता है। उसकी बातें सुनकर पुलिस चीफ भी भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी भी इन्हीं राक्षसों का शिकार हुई थी। उधर जिम का परिवार कॉलोनी हाउस में फर्श पर बिस्तर लगाकर रहने लगा था। माहौल पहले जैसा आरामदायक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिम हमेशा की तरह अपने बेटे ईथन का हौसला बढ़ाता रहता था। वहीं उसकी बेटी जूली को अपने घर की याद तो आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती कॉलोनी हाउस में रहने वाले लोगों से होने लगी। इसी बीच एक्सीडेंट में घायल हुआ जेड आखिरकार होश में आ जाता है। हमेशा की तरह डोना उसे भी शहर की सच्चाई बताती है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता और हर रात खतरनाक राक्षस इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन जेड को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसका दोस्त जो एक्सीडेंट में मारा गया था जरूर किसी ट्रैवल कंपनी के साथ मिलकर यह पूरा प्रैंक कर रहा है। वह हंसते हुए कहता है, यह तो असली वाली एस्केप रूम गेम लग रही है। अब बस सुराग ढूंढो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर डोना अपना सिर पकड़ लेती है। जेड तो पूरे शहर के लोगों को किसी वीडियो गेम के किरदार समझ रहा था और उसे लग रहा था कि
वह यहाँ जो चाहे कर सकता है। लेकिन डाइनर की मालकिन टियान चेन, जो केनी की माँ थी, उसकी यह हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ तक कि पास में खड़ी सारा भी उसे हैरानी से देखने लगती है। उसी दोपहर पादरी जिम के परिवार के पास आता है। वह बताता है कि इस शहर में आने वाले हर नए इंसान को एक फैसला लेना पड़ता है, या तो वह कॉलोनी हाउस में रहेगा या फिर शहर के किसी घर में, और एक बार फैसला लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद पादरी उन्हें पूरा शहर घुमाता है और रास्ते भर यहाँ के नियम समझाता रहता है। वह कहता है कि रात होने से पहले घर के अंदर चले जाना, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करना और ताबीज जरूर टांगना, वरना जान बचाना नामुमकिन होगा। जिम की पत्नी यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है, इतनी डरावनी घटनाएं होने के बाद भी यहाँ के लोग ऐसे कैसे सामान्य जिंदगी जी रहे हैं? पादरी मुस्कुराकर कहता है, इंसान अगर लंबे समय तक किसी डर के साथ जीता रहे तो एक दिन वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेता है। इसी दौरान जिम की पत्नी की नजर एक लोहे के छोटे से कमरे पर पड़ती है। वह पूछती है कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। पादरी बताता है, ये सजा देने की जगह है। अगर किसी की लापरवाही से शहर के लोगों की जान जाती है तो उसे बिना ताबीज के पूरी रात इसी कमरे में बंद किया जाता है। जिम की पत्नी पादरी से पूछती है, क्या इस लोहे वाले कमरे का पहले कभी इस्तेमाल हुआ है? पादरी जवाब देता है, नहीं, आज रात पहली बार होगा। और जिस इंसान को यह सजा मिलने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में बंद वही शराबी था। उसने 2 रात पहले शराब के नशे में घर वापस न जाकर पुलिस चीफ का सबसे अहम नियम तोड़ दिया था। उसकी इसी लापरवाही की वजह से उसकी पत्नी और बेटी राक्षसों के हाथों मारी गई, इसलिए अब उसे इस भयानक सजा का सामना करना था। उधर शराबी पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी हर गलती पर पछतावा हो रहा था। वह पहले ऐसा इंसान नहीं था। पुलिस चीफ अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे उस लोहे के कमरे में बंद कर दिया गया तो वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह उससे पूछता है, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? शराबी कहता है कि वह आखिरी बार उस जगह जाना चाहता है जहां वह अपनी बेटी के साथ झूला झूला करता था। फिर वह पुलिस चीफ से गुजारिश करता है कि मरने के बाद उसे उसकी पत्नी और बेटी के साथ ही दफनाया जाए। यह बात सुनकर पुलिस चीफ भी अंदर से टूट जाता है। इधर शराबी का घर अब खाली होने वाला था, इसलिए संभव था कि आगे चलकर वही घर जिम और उसके परिवार का नया ठिकाना बने। लेकिन जब पादरी जिम की पत्नी को उस घर में हुई पूरी घटना बताता है तो वह यह सब स्वीकार नहीं कर पाती। उसे घर में फैले खून से नहीं बल्कि इस शहर के अजीब नियमों से परेशानी थी। वह गुस्से में कहती है, उसकी पत्नी और बेटी को राक्षसों ने मारा, लेकिन सजा उस आदमी को दी जा रही है। आखिर कोई उन असली हथियारों को क्यों नहीं रोकता? सब लोग उन्हीं राक्षसों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? उसे इस शहर के लोगों की सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जिम पिछली रात उन राक्षसों को अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है, फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ के नियम मानकर जीना सीखो, वरना हमारा अंजाम भी उसी शराबी के परिवार जैसा होगा। ये सुनकर उसकी पत्नी भारी मन से सिर हिला देती है। उधर सिर्फ जिम की पत्नी ही नहीं बल्कि पुलिस चीफ बॉयड भी इन नियमों से अंदर ही अंदर परेशान था। वह सीधे चर्च में पादरी के पास पहुंचता है और कहता है, मैं उस आदमी को लोहे के कमरे में बंद नहीं कर सकता। लेकिन पादरी उससे जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाता। उल्टा वह बॉयड को डांटते हुए कहता है, ये नियम तुमने ही बनाए थे। इनका मकसद लोगों के दिल में डर बनाए रखना है ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। पादरी आगे कहता है, अगर आज शराबी को माफ कर दिया गया तो कल बाकी लोग भी नियम तोड़ने लगेंगे। यह सुनते ही पुलिस चीफ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, क्या एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, उसे भी राक्षसों के सामने मरने के लिए छोड़ देना ही इंसाफ है? लेकिन पादरी बिना किसी भावना के जवाब देता है, अगर इस शहर को बचाना है तो यही करना होगा। ये सुनकर पुलिस चीफ गहरी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह अकेले उस लोहे के कमरे के पास पहुंचता है। वह खुद अंदर जाकर महसूस करता है कि उस तंग और बंद जगह में कैसा लगता होगा। कुछ ही पल में उसका दम घुटने लगता है। उसी वक्त वह एक फैसला कर लेता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, शराबी को एक ताबीज देता है और कहता है, जंगल में एक छोटा सा केबिन है, वहां चले जाओ और अपनी जान बचा लो। इधर जिम के परिवार का चॉइस सेरेमनी शुरू होने वाला था। ये शहर की सबसे अहम रस्म थी जिसकी अगुवाई पादरी करता था। हर नए इंसान को फैसला करना होता था कि वह शहर के घरों में रहेगा या फिर कॉलोनी हाउस में। तभी पुलिस चीफ सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि उसे लोहे वाले कमरे के नियम पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हो रही है। वह साफ तौर पर शराबी की सजा माफ करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता तभी शराबी खुद वहां आ पहुंचता है। उसने पुलिस चीफ की बात नहीं मानी थी। वह भागा नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वापस लौट आया था। सबके सामने वह रोते हुए कहता है कि पहले हर क्रिसमस पर वह अपनी बेटी के लिए तोहफा खरीदता था, लेकिन इस शहर में आने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, अपनी पत्नी और बेटी से दोबारा मिलना। ये कहकर वह ताबीज वापस पुलिस चीफ को लौटा देता है और कहता है कि वह अपनी सजा स्वीकार करता है। तभी अचानक जेड जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, वाह क्या ड्रामा है, इस ट्रैवल कंपनी ने तो पूरी फिल्म बना दी। उसकी बातें सुनकर पुलिस चीफ बस चुप रह जाता है। वह उससे बहस नहीं करता और सीधे उसे भी अपना फैसला
फैसला चुनने के लिए कहता है। जेड बिना कुछ सोचे शहर वाला पत्थर उठा लेता है, यानी वह शहर में रहने का फैसला करता है। इसके बाद बारी आती है जिम के परिवार की। सबसे पहले जिम, फिर उसकी पत्नी और छोटा बेटा शहर में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी जूली की बारी आती है, वह कॉलोनी हाउस चुन लेती है। उसकी माँ तुरंत कहती है कि उससे गलती हो गई है, लेकिन जूली पूरे विश्वास के साथ कहती है, नहीं, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। डोना भी उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। देखते ही देखते वहाँ बहस शुरू हो जाती है। तभी पुलिस चीफ जोर से सबको शांत कराता है और जिम से कहता है, घबराओ मत, मैं शहर में रहता हूँ और मेरा बेटा कॉलोनी हाउस में, वह जूली का पूरा ध्यान रखेगा। उधर पादरी आसमान की तरफ देखकर कहता है, सूरज डूबने वाला है, सेरेमनी खत्म हुई, अब सब अपने अपने घर चले जाओ। इसी बीच केनी जेड को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसका दोस्त जो कार चला रहा था, पिछली रात राक्षसों के हाथों मारा जा चुका है, लेकिन जेड को अब भी लगता है कि यह सब किसी गेम का हिस्सा है। तब केनी उसे सीधे उसके दोस्त की लाश के पास ले जाता है। अपने दोस्त की लाश देखते ही जेड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि यह कोई खेल नहीं बल्कि डरावनी हकीकत है। शाम होते ही पूरे शहर के लोग लोहे वाले कमरे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस चीफ दरवाजा खोलता है और सबकी आंखों के सामने शराबी धीरे धीरे उस कमरे के अंदर चला जाता है। पुलिस चीफ भारी मन से दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है। वह पादरी की तरफ एक नजर तक नहीं देखता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक और खौफनाक रात शुरू हो चुकी थी। हर दिन की तरह रेस्टोरेंट समय पर बंद हो जाता है। उधर जिम, उसकी पत्नी और छोटा बेटा शहर में मिले अपने नए घर में रहने पहुंच जाते हैं। इस बार वे कोई गलती नहीं करते। सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देते हैं और खिड़की पर ताबीज भी टांग देते हैं। वहीं जेड अभी भी इस शहर की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था। जेड के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए फिलहाल उसे केनी के घर में ठहराया जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस में जूली के स्वागत के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। वहाँ का माहौल शहर के मुकाबले कहीं ज्यादा खुला और खुशहाल था। शायद जूली का फैसला उतना गलत भी नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ अपने घर में अकेला बैठा बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी नजर बार बार उस लोहे के कमरे की तरफ जा रही थी जहां शराबी बंद था। एक तरफ कॉलोनी हाउस में हंसी खुशी का माहौल था, तो दूसरी तरफ वह शराबी उस छोटे से कमरे में अकेला, डरा हुआ और पूरी तरह बेबस बैठा था। कुछ ही देर बाद बाहर हलचल होने लगती है। शराबी खिड़की से झांक कर देखता है और सामने वही खौफनाक राक्षस खड़े होते हैं। सालों से उनके डर में जीते जीते उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह पुलिस चीफ सुबह सुबह एक ट्रॉली लेकर लोहे वाले कमरे के पास पहुंचता है। अंदर का नजारा इतना डरावना था कि उसे देखकर वह भी कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। फिर भारी मन से वह शराबी की लाश के टुकड़ों को एक एक करके ट्रॉली में रखता है, ऊपर से कपड़ा ढकता है और उसे चर्च की तरफ ले जाता है। उधर जिम का परिवार, जो 2 दिन पहले इस रहस्यमयी शहर में फंसा था, अब धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी को अपनाने लगा था। लेकिन उसकी पत्नी के लिए पिछली रात बेहद मुश्किल रही। हालांकि कोई राक्षस उनके घर नहीं आया, फिर भी वह पूरी रात सो नहीं पाई। आखिर जिस घर में वे रह रहे थे, उसी घर में कुछ दिन पहले शराबी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसे साफ महसूस होने लगा था कि वह शायद कभी भी इस शहर की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाएगी। तभी उसका छोटा बेटा ईथन कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। यहाँ के नियमों के मुताबिक शहर में रहने वाले सभी लोग डाइनर में मुफ्त खाना खा सकते थे। जैसे ही जिम अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है, रास्ते में उनकी मुलाकात पुलिस चीफ से हो जाती है। ईथन मासूमियत से पूछता है, गाड़ी में क्या है? पुलिस चीफ मुस्कुराकर कहता है, बस कुछ सामान है। फिर वह उन्हें याद दिलाता है कि अगर नाश्ता करना है तो जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ खाना तय समय पर ही मिलता है। उधर डाइनर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, लेकिन नए मेहमान होने की वजह से टियान चेन ने जिम और ईथन के लिए पहले से सीट बचाकर रखी थी। वहीं सारा ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुस्कुराकर दोनों का स्वागत करती है। ईथन कहता है कि उसे पैनकेक खाना है, लेकिन इस शहर में पैनकेक बनाना कोई आसान बात नहीं थी, इसलिए सारा कहती है कि पहले उसे किचन में पूछना पड़ेगा कि यह बन पाएगा या नहीं। उधर पुलिस चीफ शराबी की लाश चर्च पहुंचाकर पादरी से कहता है कि उसे उसकी पत्नी और बेटी के साथ ही दफनाया जाए, क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। लेकिन पुलिस चीफ अभी भी उस बात को भूल नहीं पाया था कि पादरी ने ही शराबी को सजा देने पर जोर दिया था। शायद पादरी भी यह बात समझ चुका था, इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद वह खुद पुलिस चीफ के पास पहुंचता है, जो लोहे वाले कमरे की मरम्मत कर रहा था। वह दोनों के बीच की दूरियां खत्म करना चाहता था। पादरी कहता है कि इस शहर को पुलिस चीफ की सबसे ज्यादा जरूरत है। वह बताता है कि कुछ महीने पहले तक इस शहर में लगभग हर रात लोग मारे जाते थे, लेकिन फिर पुलिस चीफ ने ताबीजों का राज खोज निकाला
और पूरे शहर की सुरक्षा का तरीका बदल दिया। तभी से यहाँ के लोगों को हर रात मिलने वाली मौत से कुछ राहत मिली। निवासी अब धीरे धीरे फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन लगता था कि शेरिफ बॉयड को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसकी पत्नी की मौत भी शायद इसी वजह से हुई थी। दयालु रेस्टोरेंट मालिक तियान चेन लियू ने एथन के लिए प्यार से स्वादिष्ट पैनकेक बनाए। छोटा एथन खुशी खुशी खाने लगा और अपने पिता जिम से पूछ बैठा, क्या हमें अब हमेशा यहीं रहना पड़ेगा? जिम मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बेटा, हम यहाँ बस कुछ समय के लिए हैं, एक दिन जरूर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यह कहते वक्त भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी, अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। थोड़ी देर बाद वह बहाना बनाकर वॉशरूम गया और अकेले फूट फूट कर रोने लगा। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और भविष्य की चिंता ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उधर एथन की मुलाकात एक अजीब इंसान से हुई जिसका नाम विक्टर था। कहा जाता था कि वह इस रहस्यमयी कस्बे में सबसे पहले फंसने वालों में से एक था। वह बेहद अकेला रहता था और दिन भर अपने कमरे में अजीब अजीब तस्वीरें बनाता रहता था। कुछ समय पहले उसने महसूस किया था कि जंगल धीरे धीरे कॉलोनी हाउस के और करीब आता जा रहा है। जब वह इसकी दूरी नापने निकला था, तभी उसकी मुलाकात एथन से हुई। एथन ने उससे पूछा, क्या आपने सफेद कपड़े पहने एक छोटे लड़के को देखा है? ये सुनते ही विक्टर चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एथन की बहन जूली आ गई और दोनों की बात बीच में ही रुक गई। अब विक्टर उसी सफेद कपड़ों वाले लड़के की बनाई हुई तस्वीर लेकर एथन के पास आया था। एथन ने तस्वीर देखते ही सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही वही लड़का है। ये सुनकर विक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त जिम वॉशरूम से बाहर आया। उसने विक्टर के हाथ में अजीब तस्वीरें देखी और उसे गलत समझ बैठा। उसे लगा कि विक्टर उसके बेटे के साथ कुछ गलत कर रहा है। गुस्से में उसने विक्टर को रेस्टोरेंट से बाहर धक्का दे दिया। एथन अपने पिता से नाराज हो गया और घर लौटने के बाद भी उससे बात नहीं की। उधर दूसरा बाहरी आदमी जेड अब भी इस रहस्यमयी जगह का सच जानने की कोशिश कर रहा था। पहले उसे लगता था कि यह किसी बड़ी टूरिस्ट कंपनी का एडवेंचर शो है, लेकिन अपने दोस्त की लाश देखने के बाद उसे समझ आ गया कि यह सब असली है। फिर भी उसे पूरा यकीन था कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। वह डिप्टी शेरिफ केनी लियू को एक पुराने स्टोर रूम में ले गया। उसने बताया कि कल उसे यहाँ छत पर एक अजीब निशान और अलमारी में एक लाश दिखाई दी थी, लेकिन आज सब कुछ गायब था। उसे लगा कि यही इस जगह से निकलने का सबसे बड़ा सुराग है। लेकिन केनी लियू को लगा कि यह सब जेड का वहम है। उसने कहा कि यहाँ आने के बाद लगभग हर इंसान ऐसी चीजें देखने लगता है। जेड ने साफ कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच और भ्रम में फर्क जानता हूँ। पहले मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। केनी उसे समझा नहीं पाया, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ दीवार पर लगी एक बड़ी मैप दिखाते हुए केनी बोला, इस कस्बे में रहने वाला हर इंसान अलग अलग जगहों से आया है, पता नहीं कैसे, लेकिन सब किसी न किसी तरह यहाँ आकर फंस गए। अब यहाँ कुछ भी हो जाए मुझे हैरानी नहीं होती। जेड हंस पड़ा और बोला, जरूर कोई न कोई इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, मैं सोए बिना भी इसका सच पता लगा लूंगा। केनी ने जवाब दिया, तुमसे पहले भी बहुत लोग यही सोचते थे, या तो वो पागल हो गए या फिर मर गए। जो आज जिंदा हैं उन्होंने इस जगह की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। तभी पास रखा वॉकी टॉकी अपने आप आवाज करने लगा। केनी ने कहा कि यहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन जेड ने तुरंत वॉकी टॉकी उठा लिया। उसे लगा कि शायद इसी में कोई अहम सुराग छिपा हो। उधर जिम की बेटी जूली अभी अभी कॉलोनी हाउस के सोफे पर जागी ही थी कि उसने देखा एक अजीब आदमी उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह था फ्रॉम सीरीज का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी और सीरीज एक्सप्लेन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए।